Hello everyone, I am Nilofer and I hope you people are doing well. So we as a part of BPSC platform is ready to launch a crash course on modern Indian history. ठीक है, हम एक कोर्स की शुरुआत करेंगे जो एक्सटेंसिवली कवर करेगा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को. वील कंप्लीट दिस कोर्स इन अ वेरी सिस्टमैटिक एंड इन अ वेरी टेम्पोरल वे, राइट, कि कैसे कैसे इवेंट्स होते हैं, क्या कॉज एंड इफ़ेक्ट होता है. ठीक है, और मैं एक चीज़ और आपको बताऊं कि अगर हम देखें 10 साल का क्वेश्चन पेपर उठा के देखें बीपीएससी का, तो 30 to 35 क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड फ्रॉम द हिस्ट्री सेक्शन. और स्पेशली अगर उसमें भी हम थोड़ा डीपली जाने की कोशिश करें तो विल सी कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है. वी कांट डिनाई दिस फैक्ट, राइट. तो हमें इस सेक्शन को इतने अच्छे से कवर कर लेना है, इतने अच्छे से इसे थॉरो कर लेना है कि जो भी क्वेश्चन आए मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से हम उसे अटेम्प्ट कर पाएँ. ठीक है, और अटेम्प्ट कर पाए ना सच वे कि वो आंसर हमारा सही हो. ठीक है, ये नहीं कि हाँ अटेम्प्ट कर दिया, पता नहीं सही होगा भी या नहीं होगा. एंड दिस कोर्स इज़ डिज़ाइन इन सच अ वे कि ये इट विल बी यूजफुल फॉर द पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर 67th BPSC प्रीलिम्स एंड फॉर ऑल्सो फॉर 66th मेंस पर्सपेक्टिव से ये डिज़ाइन हुआ है, राइट. तो आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ़ यू कि आप इसे रेगुलरली इन वीडियोस को देखें. एंड ये वीडियोस काफ़ी शॉर्ट होंगे, राइट, कि ताकि अभी क्या होता है ना कि जब हमारे सर पे एग्ज़ाम्स होते हैं तब हम बड़ा सीरियस हो जाते हैं कि नहीं अब तो हमें पढ़ना है, तब हम सारी वीडियोस यूट्यूब की छान लेंगे, भाई कहाँ पे मिलेगा. नहीं, यू शुड बी कंसिस्टेंट. ठीक है, रेगुलर होना बहुत इंपॉर्टेंट है. आप अपना ये वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, इट विल बी मैक्सिमम 15 to 20 मिनट्स, और उससे भी कम है 8 to 10 मिनट्स. ठीक है, जाके आप ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, तब आप इसे देख सकते हैं. लेट मी टेल यू वन मोर थिंग कि हिस्ट्री जो है, राइट, स्पेशली फॉर बीपीएससी और फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, इट इज़ द बैकबोन. ठीक है, ये एक बैकबोन है. हिस्ट्री इज़ अ मेजर पार्ट ऑफ जनरल स्टडीज सेक्शन इन ऑलमोस्ट ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, बी इट एनी पीसीएस एग्ज़ाम और बी इट अ यूपीएससी. ठीक है, और अगर आप सोच रहे हैं कि हमें गवर्नमेंट जॉब चाहिए थ्रू अ कॉम्पिटिटिव टेस्ट, तो आपको हिस्ट्री की नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है. अब कुछ लोग होते हैं जिनका इंटरेस्ट नहीं होता हिस्ट्री में, वो सोचते हैं क्या है, बोरिंग है, हमें तो रट्टा मारना है और ऐसे करना पड़ेगा, एंड में कर लेंगे, फैक्चुअल चीज़ें हैं, रट्टा ही तो मारना है. नो, मैं इस जो ये सारे मिथ्स हैं, जो मिसकंसेप्शंस हैं, उनको मैं दूर कर दूँ. डैट आपको मैं ये बताऊं कि हिस्ट्री इज़ नॉट ओनली द नरेशन ऑफ इवेंट्स. यहाँ पे मैं आऊँगी और सारी इवेंट्स को नरेट कर दूँगी, नहीं. इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इफ़ वी टॉक अबाउट इट इन अ लार्जर पर्सपेक्टिव, राइट. अगर हम देखें कि अच्छा ह्यूमन को कैसे डेवलप कर रहा है, तो हम ये देखते हैं. फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स की बात करते हैं इन 18 and 19th century, तो हम देखते हैं कि कैसे एक इंसान ने, लाइक वी नो राजा राम मोहन रॉय, ही इज़ ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ इंडियन रेनेसा. क्यों? क्योंकि उन्होंने जो सती प्रथा थी उसको अबॉलिश करा. ठीक है, तो ये क्या था? प्रोसेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, कि उन्होंने सोचा इस चीज़ को लार्जर पर्सपेक्टिव से, इस चीज़ को ख़त्म करा. ठीक है. सेकेंडली, हिस्ट्री इज़ नॉट जस्ट लिमिटेड टू डेट एंड टाइम. ये नहीं पूछेगा कि डेट टाइम, ये हिस्ट्री है ही नहीं. ठीक है, ये छोटा पार्ट है हिस्ट्री का. वन नीड टू गो टू डीपर. ठीक है, टू अंडरस्टैंड द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ एवरी मूवमेंट, यू नीड टू गो थ्रू डीपर मीनिंग ऑफ दोज कॉन्टेक्स्ट. उसको ज़्यादा ये नहीं कि हाँ हमें एक लाइन में समझ में आ गया कि अच्छा औरंगज़ेब की रिलीजियस पॉलिसी थी, डेक्कन की पॉलिसी, इस वजह से जो है मुग़ल का डिक्लाइन हो गया. नो, यू नीड टू गो थ्रू दोज लेटर मुगल्स ऑल्सो, कि उनकी क्या क्या पॉलिसी थी, क्यों वॉर ऑफ सक्सेशन हुआ, राइट. तो इन सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे. तो ये भी कुछ मिथ्स हैं. अगर फॉर एन एग्जांपल हम 1857 रिवोल्ट की बात करते हैं, म्यूटनी की बात करते हैं, तो ये कोई ऑल ऑफ सडन नहीं हो गया. देयर वॉज मैनी कॉजेज, लाइक इकोनॉमिक कॉज था कि एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है इंडिया का. तो हम इन सारी चीज़ों को कवर अप करेंगे. दिस सब्जेक्ट इज़ नॉट ऑल अबाउट रोट लर्निंग. यहाँ पे आपको रट्टा नहीं मारना है. इट रिक्वायर्स द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इवेंट्स. ठीक है, आपको इवेंट्स को पढ़ना है, समझना है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उसको स्टडी करना है इन द करंट पर्सपेक्टिव. ठीक है, एंड ये बहुत इम्पॉर्टेंट है.
And I told you that history is the backbone of general studies, general knowledge paper, as most of the questions are asked from this subject. तो हम इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे. ये कुछ मिथ्स थे जो हम सोचते हैं कि हिस्ट्री बोरिंग है, ये मिसकंसेप्शन है, तो मैं इसे दूर करना चाह रही थी एंड आई होप कि मैंने इन्हें दूर भी किया हो. देन हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि हम इस कोर्स में क्या क्या पढ़ेंगे, किन किन चैप्टर्स पे या किन किन टॉपिक्स को हम कवर अप करेंगे. सो पहला जो होगा लेक्चर वो होगा एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, कि यूरोपियंस इंडिया में क्यों आते हैं, राइट. क्या रीज़न था जिसकी वजह से हम देखते हैं ऐसे कौन से फैक्टर्स थे जिसने अट्रैक्ट करा यूरोपियंस को इंडिया में आने के लिए. देन हम देखते हैं कि कैसे पोर्चुगीज़ आते हैं 1498 में, देन इंग्लिश इन 1600, द डच 1602 में आते हैं, फिर 1616 में डेन्स आते हैं एंड फ्रेंच आते हैं 1664 में. उनके क्या कंट्रीब्यूशन थे, कैसे कंपनीज़ का डिक्लाइन होता है, और फिर हम देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे एक एमर्ज होती है एक सुपीरियर पावर बन के. देन इन नेक्स्ट लेक्चर हम बात करेंगे कि डिक्लाइन कैसे होता है, पतन कैसे होता है मुग़ल एम्पायर का. हम देखते हैं कि मुग़ल एम्पायर जो है आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगज़ेब कोई अच्छा सक्सेसर नहीं होता है जो एक हम कह सकते हैं गद्दी संभाले. बहुत सारे फैक्टर्स थे, वीक सक्सेसर आने लगते हैं. मुग़ल एम्पायर जो था वो एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी के ऊपर बेस्ड था, राइट. एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी थी. लेकिन अब क्या हुआ लेटर मुगल्स में कि वो सेंट्रलाइज अथॉरिटी की वजह से लेटर मुगल्स बहुत वीक थे, वो सेव नहीं कर पाए इंटीग्रेशन को, सेंट्रलाइजेशन को ऑफ द मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन, मुग़ल की पॉलिटी को. फिर हम बात करेंगे फैक्शनलिज्म बहुत हो रहा था, कॉन्स्पिरेसी बहुत हो रही थी विद इन द मुग़ल कोर्ट, जिसकी वजह से नोबल्स जो थे उन्होंने रूल करना शुरू कर दिया ऑन द बिहाफ ऑफ मुग़ल रूलर्स. लॉयल्टीज़ बदल रही थी ज़मींदार्स की. उसके बाद एक्सटर्नल इन्वेजन्स बहुत हो रहे थे, नादिर शाह आए, अहमद शाह अब्दाली आए, फ्रीक्वेंट वॉर्स हो रहे थे, सोशो इकोनॉमिक डिक्लाइन हो रहा था. फिर यूरोपियंस भी आते हैं, राइट, जो इतने टेक्नोलॉजी में एडवांस होते हैं, मिलिट्री में बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज़ उनकी बहुत होती हैं. फिर राइज ऑफ रीजनल स्टेट्स भी होने लगते हैं जिसकी वजह से मुग़ल का डिक्लाइन होने लगता है. आफ्टर डैट विल डिस्कस द रिवोल्ट ऑफ 1857, द इंडियन रेसिस्टेंस, जिसे हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोलते हैं. हम इसको डिस्कस करेंगे कि कैसे ये रिवोल्ट शुरू होता है, क्या रीजंस थे. उसके बाद हम देखेंगे कि इसकी हिस्टोरियोग्राफी क्या था, नेचर ऑफ द रिवोल्ट क्या था. बहुत सारे हिस्टोरियंस ने अपना पॉइंट ऑफ दिया. वी.डी. सावरकर ने क्या बोला, आर.सी. मजूमदार ने क्या बोला, डिज़राइली ने क्या बोला, इन सारी बातों को हम डिस्कस करेंगे. फिर हम देखेंगे कि इसके कॉजेज़ क्या थे, क्या कॉज थे, पॉलिटिकल कॉज, इकोनॉमिक कॉज, इमीडिएट कॉज क्या था, कौन कौन से लीडर्स थे जिन्होंने मेजर सेंटर ऑफ रिवोल्ट क्या था. फिर उसके बाद हम देखेंगे कि उनका जो इकोनॉमिक कॉज था, जैसे कि इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स का इतना एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था. उसके बाद स्कैरसिटी ऑफ फूड, वाटर, इंपोर्ट ऑफ चीफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स. ठीक है, इन सारी चीज़ों की हम बात करेंगे. फिर हम देखते हैं एट दी एंड कि क्यों नहीं ये रिवोल्ट जो था वो सक्सेसफुल हुआ, क्या रिजल्ट निकला, ये फेल क्यों हो गया. ठीक है, तो हम इन सारी बातों को डिस्कस करेंगे. पैन इंडिया लेवल पे ये रिवोल्ट नहीं हुआ था. पीपल वर फाइटिंग बट दे वर नॉट नोइंग कि हाँ हम किस बात के लिए लड़ रहे हैं. ठीक है, तो कोई आइडियोलॉजी नहीं थी लोगों के बीच में. देन सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. हम बात करेंगे जो इतने सारी इवल प्रैक्टिसेस इंडिया में एग्जिस्ट कर रही थी, हम उनको डिस्कस करेंगे इन अ ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट, राइट. विल टॉक अबाउट राजा राम मोहन रॉय. 19th सेंचुरी में कास्ट सिस्टम था, एजुकेशन नहीं दी जा रही थी, विमेन का जो स्टेटस था, वी ऑल नो कि इंडियन सोसाइटी जो है इज़ लार्जली डोमिनेटेड बाय मेल्स, पेट्रियार्कल सोसाइटी है, पॉलीगैमी था, फीमेल इन्फेंटिसाइड में, देयर वर एन नंबर ऑफ सोशल ईविल दैट वर एग्जिस्टिंग. पर्दा सिस्टम, विडोहुड को जो है बहुत इनऑस्पिशियस कंसिडर्ड करा जाता था कि भाई अब तुम्हें सिक्लूडेड लाइफ जीनी है, अकेलेपन में जीना है, बिकॉज योर हस्बैंड इज़ नो मोर. तो डाउरी सिस्टम बहुत फॉलो करा जा रहा था. सती प्रैक्टिस हो रही थी ब्राह्मण राजपूत फैमिली में. ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को हम देखते हैं कि कौन आते हैं और इनको इरेडिकेट करते हैं, लाइक राजा राम मोहन रॉय.
हेनरी विवान डेरोजियो की बात करेंगे, देवेंद्रनाथ टैगोर, सावित्री फुले, पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राइट। देन इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी। अब इंडिया में जब ब्रिटिशर्स आते हैं तो उनका जो एक हम कहते हैं इकोनॉमिक पॉलिसीज़ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। इकोनॉमिकली वो बहुत एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ट्रेडिशनल इकोनॉमी को उन्होंने बर्बाद कर दिया था, ठीक है, वेट, ट्रेडिशनल इकोनॉमी को उन्होंने बर्बाद कर दिया। कॉटेज इंडस्ट्री जो थी उसका डिक्लाइन हो गया, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था। लैंड रेवेन्यू पॉलिसी, सेटलमेंट्स लेके आए, परमानेंट सेटलमेंट, रायतवारी, इन सारे सेटलमेंट्स की हम बात करेंगे। इंडियन एग्रीकल्चर पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा था, कमर्शलाइजेशन हो रहा था एग्रीकल्चर का। इम्पैक्ट ट्रेड और कॉमर्स पे बहुत ज़्यादा था। ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी हम पढ़ेंगे विच वॉज प्रोपाउंडेड बाय दादा भाई नारोजी, ठीक है। तो हम सारी चीज़ों को देखेंगे कि कैसे कैसे एक इकोनॉमिक एक जो इम्पैक्ट था उनका एग्रीकल्चर के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर, जो सेटलमेंट्स वो लेकर आ रहे थे, स्टेगनेशन हो रहा था ट्रेडिशनल लैंड रेवेन्यू सिस्टम के ऊपर, वो सारी चीज़ों को हम डीपली पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन एंड प्रेस। ये बात याद रखिएगा कि एजुकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था और इसको डेवलप भी करा ब्रिटिशर्स ने। मॉडर्न एजुकेशंस की शुरुआत करी थ्रू द चार्टर एक्ट ऑफ 1813। उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे ओरिएंटलिस्ट और एंग्लिसिस्ट की कंट्रोवर्सी होती है। लॉर्ड मैकॉले मिनट की बात करेंगे 1835 में। उसके बाद हम देखेंगे कि वुड डिस्पैच आता है 1854 में, इनका क्या कंट्रीब्यूशन था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इस्टेब्लिश होती है बंगाल में, ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। मदरसा खोला जाता है। लॉर्ड वेलेस्ले फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना करते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि एजुकेशन का क्या रोल था 1857 के बाद। हंटर कमीशन क्या लेकर आता है, सेडलर कमीशन में क्या होता है, इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट वेरी इंपॉर्टेंट कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट को एनकरेज करा जाता है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन आती है, ठीक है। हटॉग कमेटी की बात करेंगे। तो ये एक ओवरव्यू है जिससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि ये कोर्स किस चीज़ कैसे डिज़ाइन करा गया है। फिर अगर हम प्रेस को देखें तो प्रेस का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, ठीक है। जैसे ही पोर्चुगीज़ इंडिया में आते हैं तो प्रेस भी डेवलप होने लगता है। फर्स्ट न्यूज़पेपर बंगाल गैजेट आता है 1780 में सॉरी। वर्नाकुलर एक्ट क्या था, इंडियन प्रेस एक्ट क्या था, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिविल रेबेलियन एंड ट्राइबल अपराइजिंग एंड पीजेंट रिवोल्ट। अब ये एक ऐसा चीज़ है जो हम सोचते हैं यार इतने सारे रिवोल्ट हुए थे, हम कितना पढ़ेंगे, चलो इसे छोड़ देते हैं। नो, ठीक है, आपको इस चीज़ को याद रखना है कि जो सब छोड़ के चले जाएं वो हमें कवर करना है। तो अगर हम अपराइजिंग्स को देखेंगे, इतनी सारी सिविल अपराइजिंग्स हो रही थी, तो अपराइजिंग जो हो रही थी वो बेसिकली सिविल रेबेलियंस थी, कुछ पीजेंट मूवमेंट थी, कुछ ट्राइबल अपराइजिंग थी। अगर हम सिविल रेबेलियन की बात करें तो सिविल रेबेलियन में हमारे फ़कीर अपराइजिंग आ जाते हैं, पॉलीगार आ जाते हैं, वहाबी मूवमेंट आ जाता है, मोपला अपराइजिंग आ जाती है। पीजेंट की इंडिगो, पबना जो हम देखते हैं, किसान सभा मूवमेंट। तो हम इसको सेग्रीगेट करके पढ़ेंगे कि ये बेसिकली क्या थे और इनकी डिमांड्स क्या थी, राइट। इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे बहुत ही ब्रीफ और बहुत कॉन्क्रीट वे में। विल नॉट गो मच इनटू दिस, बट या इतना करेंगे कि हाँ, हम अगर कोई एग्ज़ाम में यहाँ से सिविल, ट्राइबल, पीजेंट से कोई क्वेश्चन आ जाए तो वी कैन अटेम्प्ट करेक्टली। देन विल टॉक अबाउट द नेशनल मूवमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। नेशनल मूवमेंट की शुरुआत होती है, कैसे नेशनलिज्म की फीलिंग जागती है, ठीक है। जो ऑर्गेनाइजेशन थी इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले वो कौन कौन सी फॉर्म्ड होती हैं। उस टाइम पे एजुकेशन और थॉट ने, हम वेस्टर्न थॉट का क्या कंट्रीब्यूशन था, प्रेस एंड लिटरेचर का क्या रोल था, एटीट्यूड क्या था, एक्शन क्या था गवर्नमेंट का। फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली विल टॉक अबाउट द फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, सेफ्टी वॉल्व थ्योरी क्या थी, वर्क कैसे करा आईएनसी ने। मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट की बात करेंगे, मॉडरेट्स की क्या डिमांड्स थी, एक्सट्रीमिस्ट की क्या डिमांड्स थी, डू दे अचीव देयर डिमांड्स, उनका मेथड क्या था, ठीक है, उनका एटीट्यूड क्या था फिर गवर्नमेंट का उनके प्रति। बंगाल पार्टीशन की बात करेंगे। इन सारी चीज़ों को हम सर्वे करेंगे, उनको एसेस करेंगे और कवर अप करने की कोशिश करेंगे। फिर
हम देखेंगे द मास मूवमेंट गांधीयन एरा, वेरी इंपॉर्टेंट, कि जब इंडिया में गांधी आते हैं तब क्या चल रहा होता है इंडिया के अंदर। गांधी अराइव्ड इन इंडिया इन 1915, ठीक है। और छोटे छोटे जो फैक्ट्स हैं गांधी से रिलेटेड वो हम उसकी बात करेंगे कि गांधी का प्रोफेशन क्या था, जो बीपीएससी बहुत फ्रीक्वेंटली पूछता है कि उनका प्रोफेशन क्या था, उनके पॉलिटिकल गुरु कौन थे, उनका पहला पार्टिसिपेशन कांग्रेस में कब हुआ, ठीक है, ये सारी चीज़ें, पहला सत्याग्रह उन्होंने कहाँ यूज़ करा, प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर कौन से थे, बुक्स कौन सी थी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वो कब बने, ऑल इंडिया खादी बोर्ड को कब इस्टेब्लिश करा गया, प्रिंसिपल्स क्या थे, साबरमती आश्रम को कब इस्टेब्लिश करा, फिनिक्स आश्रम जो था डर्बन में साउथ अफ्रीका में वो कब इस्टेब्लिश करा। तो जो छोटे छोटे फैक्ट्स हैं, वी टेंड टू फॉरगेट ऑल दीज थिंग्स, और हम ये सोचते हैं या तो भूल जाते हैं या तो इतना फोकस नहीं देते, सोचते हैं अरे ये तो ये नहीं पूछेगा, इतना ईजी थोड़ी पूछता है। बट यू नेवर नो, यू कांट एंटिसिपेट व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन दे विल बी आस्किंग इन द एग्जाम्स। तो हम इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे बहुत इजी तरीके से। आई ट्राई माई बेस्ट। गांधी अराइव करते हैं इंडिया में, देन उनका 3 सत्याग्रह वो करते हैं, चंपारण, अहमदाबाद एंड खेड़ा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली राउलेट एक्ट आता है, जलियांवाला बाग, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, इन सबको हम डिस्कस करेंगे। एंड देन द स्ट्रगल फॉर स्वराज। अब हमें अपनी डिमांड भाई यहाँ तक नहीं रखनी थी, हमें कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लाओ। अब वी वांट स्वराज फ्रॉम द पीरियड 1925 टू 1939। अब हम इसमें देखते हैं कि साइमन कमीशन आता है 1927 में। साइमन कमीशन के बाद हम देखते हैं बरदौली सत्याग्रह होता है 1928 में। 1923 में कांग्रेस खिलाफत स्वराज्य पार्टी बनती है, नेहरू रिपोर्ट आती है, लाहौर सेशन, ऑल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गांधी अरविंद पैक्ट होता है। तो हम इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है 1935, वेरी इंपॉर्टेंट, जो बात करता है किसकी, प्रिंसली स्टेट ऑल इंडिया फेडरेशन की। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट टूवर्ड्स इंडिपेंडेंस, और फिर हमें इंडिपेंडेंस कैसे मिलती है, हम इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। कि अगस्त ऑफर आता है 1940 में, क्या इसके डिमांड्स होते हैं, व्हाट वाज इट ऑल अबाउट, क्रिप्स मिशन, क्विट इंडिया मूवमेंट, सीआर फार्मूला, शिमला कॉन्फ्रेंस, फिर इंडियन नेवल म्यूटनी की बात करेंगे। एंड देन 1946 में कैसे कैबिनेट मिशन प्लान आता है। तो ये एक ओवरव्यू था हमारे कोर्स का जो है इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर। तो आई होप कि यू पीपल विल अटेंड ऑल दीज लेक्चर्स रेगुलरली एंड असेस, और हम कोशिश करेंगे कि रेगुलर ही आपको ये लेसन्स मिले, सो डैट कि आपका जो एक रूटीन है वो डिसरप्ट ना हो। सो थैंक यू सो मच एंड आई होप आई विल सी यू इन द फर्स्ट लेक्चर, दैट इज़ क्या रीजंस थे जिसकी वजह से यूरोपियंस पावर इंडिया में आती हैं। सो थैंक यू सो मच।